हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे विजन का टेस्ट। तो चलिए हम टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। ये है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। तो हम अपने टेस्ट को करेंगे, लेकिन आपका भी काम है कि आप टेस्ट को टेस्ट के तरीके से करें और मेरे आंसर बताने से पहले खुद आंसर बताएं और देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। ठीक है। तो एक तो पहला क्वेश्चन इसमें सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला है, भारतीय शासकों को अपने खर्च पर अपने राज्य में ब्रिटिश सेना की अस्थायी तैनाती स्वीकार करनी पड़ी। अंग्रेजों ने भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया और भारतीय शासकों को ब्रिटिश अनुमोदन के बिना यूरोपीय लोगों को अपनी सेवा में नियुक्त करने की अनुमति नहीं थी। ऊपर इनमें से कितने कथन सही हैं? तो सहायक संधि पता है वेलेजली ने शुरू किया था कब? 1798 से 1805 तक। ठीक है, 1805 तक। तो इसमें क्या पहला सही है? तो बिल्कुल सही है। ब्रिटिश शासकों को अपने खर्च पर अपने राज्य में ब्रिटिश सेना की अस्थायी तैनाती स्वीकार करनी पड़ी। अंग्रेजों ने भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। और तीसरा था, भारतीय शासकों को ब्रिटिश अनुमोदन के बिना यूरोपीय लोगों को अपनी सेवा से नियुक्त करने की अनुमति नहीं थी। तो यही थी सहायक संधि, जिसकी वजह से उन लोगों ने अपना काफी कदम बैठा लिया इंडिया में और ज्यादा। तीनों ही बातें सही हैं। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेस अधिनियम भारत पर फ्रांसीसी आक्रमण की आशंका के कारण लागू किया गया और इसके माध्यम से प्रेस पर युद्धकालीन प्रतिबंध लगाया गया था, जिससे प्री सेंसरशिप भी शामिल थी। 1799, 1823, 1835 या 1867 में कब लगा था प्रेस सेंसरशिप? तो ये लगा था प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 में। इसमें गवर्नर रिचर्ड कोली वेलेजली ने सेंसरशिप एक्ट लाकर इस स्थिति को परिवर्तित किया था। इस एक्ट को ईआईसी के निर्देशन मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। है लॉर्ड डलहौजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने भारत में पहली बार एक अलग लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। गवर्नर जनरल के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान पूरे उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के लिए स्थानीय शिक्षा की थॉमसोनियन प्रणाली की सिफारिश की गई। उन्होंने दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद पंजाब का अधिग्रहण कर लिया। कौन सा इसमें सही है? तीसरे में। पहला तो सही है। उन्होंने अपने पहली बार एक अलग लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी उसने। ठीक है। और ये किस लिए था? सार्वजनिक उपयोगिता के कार्यों पर बड़ी मात्रा में धन इस पे खर्च भी किया गया था और सिंचाई कार्य बड़े पैमाने पर किए गए थे। और गवर्नर जनरल के रूप में उसके कार्यकाल के दौरान पूरे उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के लिए स्थानीय शिक्षा की थॉमसोनियन प्रणाली की सिफारिश की गई थी। तो ये भी सही है, दूसरा भी। ठीक है। और तीसरा है, उन्होंने उसने जो है दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद पंजाब का अधिग्रहण किया था। तो दूसरा सिख युद्ध कब हुआ था? 1849 की घोषणा के बाद पंजाब का अधिग्रहण किया था। बिल्कुल सही है ये भी। तीनों ही कथन सही है डलहौजी के बारे में। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के प्रशासन को 4 सदस्यों की एक परिषद द्वारा सहायता प्राप्त गवर्नर जनरल के हाथों में सौंप दिया। दूसरा है, परिषद का निर्णय बहुमत से लिया जाता था तथा गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय पर वीटो करने की शक्ति प्राप्त थी। कौन सा कथन सही है? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट है। पहला सही है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के प्रशासन को 4 सदस्यों की एक परिषद द्वारा सहायता प्राप्त गवर्नर जनरल के हाथों में सौंप दिया। सही है। परिषद का निर्णय बहुमत से लिया जाता था तथा गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय पर वीटो करने की शक्ति प्राप्त थी। तो ये दूसरा गलत है। इसमें कोई वीटो नहीं मिली थी। इसमें परिषद की बैठकों की अध्यक्षता गवर्नर जनरल द्वारा तो की जाती थी, किंतु बहुमत का निर्णय तभी पर बाध्य था। मत बराबर होने की स्थिति में गवर्नर जनरल के पास केवल एक निर्णायक वोट देने का अधिकार होता था, इसलिए दो सही नहीं है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता की फॉरवर्ड पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे ऑकलैंड द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
इसने ब्रिटिश और रणजीत सिंह के अधीन सिख साम्राज्य के बीच संघर्ष को उत्पन्न किया। एक सही है, दो सही है, दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो पहला तो सही है, इसे ऑकलैंड प्रस्ताव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और दूसरा इसमें जो है वो गलत है, क्योंकि इसने ब्रिटिश रणजीत सिंह के अधीन सिख साम्राज्य के बीच संघर्ष उत्पन्न किया। तो इसने सर जॉन की कमान में एक अंग्रेज सेना ने बोलन दर्रे आगे बढ़ते हुए कंधार एवं गजनी पर कब्जा किया था और 1839 में विजयी होकर वो काबुल में प्रवेश किया था। मोहम्मद ने 1800 मतलब इसका एक दोस्त था मोहम्मद, जो 1840 में समर्पण कर दिया। उसे बंदी बनाकर कलकत्ता भेज दिया गया था और सात सुजा के अफगानिस्तान का अमीर घोषित किया गया था। तो सात सुजा को गलत हो जाएगा। शिक्षा के लिए हंटर आयोग के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। इसने माध्यमिक विद्यालयों के प्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने पर बल दिया। हंटर आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए अनुदान सहायता का सुझाव दिया। आयोग की अधिकांश सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया। कितने सही है पूछ रहा है। हंटर आयोग के बारे में है, तो 1882 में था ना हंटर आयोग। ठीक है, इसने माध्यमिक विद्यालयों के प्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने पर बल दिया। गलत है ये। एक सामान्य सिद्धांत निर्धारित इसने किया गया था और सरकार को माध्यमिक विद्यालयों के प्रत्यक्ष प्रबंधन से यथाशीघ्र हट जाने के लिए कहा गया था। इसमें तो ये गलत है। हंटर आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए अनुदान सहायता का सुझाव दिया, तो अनुदान सहायता का सुझाव दिया, ये भी गलत है। इसमें महिलाओं की शिक्षा के लिए अपर्याप्त सुविधाओं की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया था तथा इसके प्रसार हेतु सुझाव भी दिया गया था। आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की थी। आयोग की अधिकांश सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं था। हंटर आयोग की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार की गई थी। तीनों ही गलत है। 7 है, मैकाले स्मरण पत्र संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मैकाले स्मरण पत्र ने प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी बीच संघर्ष को प्राच्यवादी के पक्ष में हल किया। मैकाले स्मरण पत्र ने जनता के लिए बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय खोलने के विचार का समर्थन किया। एक सही है, दो सही है, दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो सही है। तो पहला तो गलत है। मैकाले ने स्मरण पत्र में प्राच्यवादी संघर्ष को प्राच्यवादी से पद से हल किया, गलत है। मैकाले ने स्मरण पत्र के विवाद का समाधान पाश्चात्यवादियों के पक्ष में किया था, तो गलत है। मैकाले स्मरण पत्र ने जनता के लिए बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय खोलने के विचार का समर्थन किया था। नहीं, इसने कोई ऐसे हाँ नहीं किया था। तो सरकार द्वारा शीघ्र ही अपने स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी रखने की बात की गई थी। प्राथमिक विद्यालय के स्थान पर कुछ अंग्रेजी स्कूल एवं कॉलेज खोले गए थे। इस प्रकार जन शिक्षा की अपेक्षा की गई थी। तो दोनों ही गलत है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1903 के फ्रेजर आयोग का प्राथमिक उद्देश्य है? प्रत्येक प्रांत की पुलिस प्रशासन की जांच करना, लोक सेवा में उच्च और अधिक व्यापक रोजगार के लिए भारतीयों की मांग को पूरा करने के लिए एक योजना का सुझाव देना, विश्वविद्यालय शिक्षा की समग्र स्थिति में सुधार के लिए उपाय सुझाना, अकाल से राहत प्रदान करने के लिए उपाय सुझाना। पहला सही है, प्रत्येक प्रांत के लिए पुलिस प्रशासन की जांच करना था। 9वां है, 1881 के प्रथम कारखाना अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। जब भारत के वायसराय लॉर्ड डिरिपन के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था, यह सभी भारतीय कारखानों पर लागू था। इस अधिनियम के माध्यम से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एक सही है, दो तीन सही है, एक दो सही है, एक दो तीन सही है। तो 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम के संदर्भ में है ये। तो इसमें पहला सही है, भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। ये सभी भारतीय कारखानों पर लागू था। तो ये सभी भारतीय कारखानों पर लागू नहीं था। इस अधिनियम के माध्यम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो 14 नहीं बल्कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर। तो एक ही सही है। 8वां है, 10वां है, औपनिवेशिक भारत के दौरान तकनीकी शिक्षा के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1858 में पूना और ओवरसीयर्स स्कूल को डेक्कन कॉलेज का दर्जा दिया गया। भारत में चिकित्सा प्रशिक्षण 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज
की स्थापना के साथ शुरू हुआ। 1841 में रुड़की में भारतीयों के साथ बिना किसी नस्ली भेदभाव के एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। तो 10 का पहला जो है वो गलत है। 1858 में पूना में ओवर रिसर्च स्कूल को पूना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का दर्जा प्रदान करते हुए बॉम्बे विश्वविद्यालय संबद्ध किया गया था, तो ये गलत है। और भारत में चिकित्सा प्रशिक्षण 1835 कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ शुरू हुआ था, और ये सही है। और 1847 में रुड़की ने भारतीयों के साथ बिना किसी नस्ली भेदभाव के एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था, ये गलत है। ये बॉम्बे और मद्रास में केवल 3 मेडिकल कॉलेज तथा रुड़की में केवल एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था, वो गलत है। तो ये केवल और केवल एक ही सही है। नेक्स्ट है ओरोपोचे बुखार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह मुख्य रूप से मानव प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से फैलता है। यह मुख्य रूप से दूषित जल स्रोतों के माध्यम से फैलने वाले जीवाणु संक्रमण कारण होता है। इसके संक्रमण में शहरीकरण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन कारण वृद्धि होती है। इसकी पहचान सर्वप्रथम पश्चिम अफ्रीका देशों में की गई थी। तो ये सही है। इसके संक्रमण में शहरीकरण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण वृद्धि होती है। 12वां है विभिन्न ब्रिटिश विस्तारवादी और समेकनकारी सिद्धांत नीतियों के संदर्भ में गौरवपूर्ण पार्थक्य की नीति निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल वायसराय के संबंध थी? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड ऑकलैंड। तो ये था लॉर्ड लिटन। आंग्ल बर्मा संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यांडबू की संधि में से प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति हुई। दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध बर्मा के पश्चिम की ओर विस्तार और अराकान तथा मणिपुर कब्जे का परिणाम था। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में डफरिन के आक्रमण और ऊपरी बर्मा के अधिग्रहण के साथ शुरू हुआ। 1, 2, 3 या कोई सही नहीं है। तो इसमें जो है पहला सही है, यानडूब की संधि से प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति हुई। ये सही है। कब हुई थी यानडूब की संधि, ये मुझे बताओ। 1826 में ना। और दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध बर्मा की पश्चिम की ओर विस्तार और अराकान मणिपुर पर कब्जे का परिणाम था, तो गलत है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध वाणिज्यिक आवश्यकता और लॉर्ड डलहौजी साम्राज्यवादी नीति का परिणाम था। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में डफरिन के आक्रमण और ऊपरी बर्मा के अधिग्रहण के साथ शुरू हुआ, तो ये सही है। तो 1 और 3 सही, मतलब 2 सही है इसमें। 14 है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 शिक्षा पर हंटर आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। विश्वविद्यालय के उपसदस्यों की संख्या और उनके कार्यकाल की अवधि बढ़ा दी गई थी। निजी कॉलेजों को विकास को बढ़ावा देने के लिए उनमें संबद्धता मानदंड उदार बनाए गए थे। तो इसमें कोई सही नहीं है, सभी गलत है। पहला गलत है क्योंकि 1902 में जो है वो सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में रैले आयोग का गठन किया गया था, और इसका उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा करना तथा उनके संगठन एवं कामकाज में सुधार हेतु उपाय को सुझाव देना था। आयोग ने माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा पर रिपोर्ट देने से परहेज किया और इनकी सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। और विश्वविद्यालय के उपसदस्यों की संख्या उनके कार्यकाल की अवधि बढ़ा दी गई थी, तो ये गलत है क्योंकि विश्वविद्यालय सदस्यों की संख्या उनके कार्यकाल की अवधि कम की जानी थी। इसमें निजी कॉलेज को विकास को बढ़ावा देने के लिए उनके संबद्धता मानदंड उदार बनाए गए थे, ये भी गलत है क्योंकि निजी कॉलेजों की संबद्धता की शर्तों को कठोर किया गया था इसमें, तो तीनों ही गलत है। 15 है 1853 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। इसने सभी पात्र भारतीयों के लिए खुली सिविल सेवा का प्रावधान किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटकर 18 कर दी गई। इसने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, कोई सही नहीं है। तो 1853 का चार्टर आपको पता ही होगा, ये इसे बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। इस एक्ट के तहत 18 सदस्यों में से 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। ठीक है, तो कितनी की गई थी? 24 से 18, तो ये सही है। इसने सभी पात्र भारतीयों के खुली सिविल सेवा का प्रावधान किया था, तो ये भी सही है। और इसने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यकारी कार्यों को अलग किया था, ये भी सही है। तीनों सही है, ऑप्शन सी। 16 है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में। अमृत बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त किया जाने वाला पहला समाचार पत्र था।
दूसरा है इस अधिनियम के तहत प्रेस को प्रमाणित समाचार प्रदान करने के लिए प्रेस आयुक्त नियुक्त किया गया था। इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की निदेशक मंडल में अपील की जा सकती है। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। कौन से सही है? ये कोई नहीं। तो इसमें जो है तो इसमें अमृत बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के प्रावधानों को उल्लंघन करने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त किए जाने वाला पहला समाचार पत्र था, तो ये गलत है। सोम प्रकाश भारत में ही ढाका प्रकाश और समाचार दर्पण जैसे स्थानीय भाषा के समाचार पत्र कुछ ऐसे समाचार पत्र थे जिन पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया था, इस पे नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण मामला अमृत बाजार का था, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अभियोजन से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हुआ था। और इस अधिनियम के तहत प्रेस को प्रमाणित समाचार प्रदान करने के लिए प्रेस आयुक्त नियुक्त किया गया था, ये सही है। और इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल में अपील की जा सकती थी, तो गलत है। अधिनियम ने प्रेस की किसी भी न्यायालय में पुनरावलोकन मतलब री अपील दाखिल करने पर रोक लगा दी थी, तो गलत है। केवल एक ही सही होगा। नेक्स्ट है 17 सोलर पैराबोलाइट टेक्नोलॉजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसके तहत उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए सूर्य के प्रकाश को रिसीवर पर केंद्रित करने हेतु पैराबोलिक दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह पारंपरिक केंद्रित और ऊर्जा की तुलना में कम कुशल और लागत प्रभावी है, क्योंकि इसके तहत प्रकाश ऊर्जा को पहले उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2 सही है। पहला सही है। इसके तहत उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए सूर्य के प्रकाश को रिसीवर पर केंद्रित करने हेतु पैराबोलिक दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा गलत है। ये पारंपरिक केंद्रित और सौर ऊर्जा की तुलना में कम कुशल और लागत प्रभावी है, क्योंकि इसके तहत प्रकाश ऊर्जा को पहले उष्मा ऊर्जा में बदला जाता है। तो इसमें फोटोवोल्टिक प्रणालियों की तुलना में उच्च दक्षता होती है, जिसमें संभावित रूप से विद्युत लागत कम होती है, तो ये तो गलत होगा। केवल एक ही सही है इसका, 1। One second. ठीक है। 19वां है 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय पूंजीपति वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पूंजीपति वर्ग भारी उद्योग के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भर था। पूंजीपति वर्ग साम्राज्यवाद समर्थक सामंती हितों के अधीन था। 1 सही है, 2 सही है, 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना तो 2 सही है। तो देखिए पहला गलत है, क्योंकि व्यापार पारंपरिक उद्योगों और उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बढ़ते अवसरों के माध्यम से धन अर्जित किया था, इसलिए वो विदेशी पूंजी पर निर्भर नहीं थे, तो गलत है। पूंजीपति वर्ग साम्राज्यवाद समर्थक सामंती हितों के अधीन थे, ये भी गलत है। पूंजीपति वर्ग का वाणिज्य उद्योग के रूप में अपना आर्थिक आधार था, इसके लिए उन्हें अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त था। डी हो जाएगा। 19वां है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश भारत में थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड द्वारा शुरू की गई थी। इस प्रणाली के तहत ब्रिटिश सरकार रैयतों से सीधे भू राजस्व एकत्र करती थी। 1 सही, 2 सही, 2 दोनों सही, ना तो 1 ना तो 2। तो दोनों ही बातें सही हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 20 सत्य शोधक समाज के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों के शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देना था। सावित्रीबाई फुले इनके संस्थापक में से एक थी। इसने वैदिक संस्कृति उपनिवेशक उपनिषदों को अस्वीकार कर दिया था। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, कोई सही नहीं है। तो ये तीनों ही बातें सही हैं, ऑप्शन सी। 1873 में सावित्रीबाई फुले द्वारा स्थापना की गई थी ना सत्यशोधक समाज की पूना में, महाराष्ट्र के पूना में। नेक्स्ट है निम्नलिखित महिला संगठनों को उनके गठन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आर्य महिला समाज, थियोसॉफिकल और भारत महिला परिषद।
तो थियोसॉफिकल सोसाइटी आर्य महिला की स्थापना हुई थी 1899 में। और ये था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। आलकॉट ना, हेनरी आलकॉट वोलास्की द्वारा 1875। और भारत महिला परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये 1904 में हुई थी। मतलब सबसे लास्ट में तो यही हुआ था। तीसरा तो एक ही ऑप्शन है इसमें लास्ट में, तीसरा है डी। 2, 1, 3 वैसे भी देख ली, डेट तो लिखी दी हूँ। वह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्होंने भारत की स्त्री महामंडल की स्थापना की, जो भारतीय महिलाओं का संगठन पहला संगठन था। वह अहिता ग्रीका पुस्तक सहित कई महत्वपूर्ण कृतियों की लेखिका थी। ऊपर में से निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया? एनी बेसेंट, सरला देवी चौधरानी, रमाबाई रानडे, सावित्रीबाई फुले। तो ये थी सरला देवी चौधरानी। मुंडा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य झारखंड और बिहार में जनजाति भूमि पर व्याप्त सामंती व्यवस्था को समाप्त करना था। इसके परिणामस्वरूप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया था, जिसमें गैर जनजाति लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण को रोका गया जा सकता। एक सही है, दो सही है, दो सही है, ना तो एक ना तो दो, तो दोनों ही सही है। ऑप्शन सी है मुंडा विद्रोह के बारे में। 1870 के दशक में पावना विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पावना रैयत लीग का गठन जमींदारों के विरुद्ध किसानों को संगठित करने के लिए किया गया था। इसने बंगाल में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था। एक सही है, दो सही है, तीन सही, कोई सही नहीं है। तो पहला तो सही है, पावना रैयत लीग का गठन जमींदार के विरुद्ध किसानों को संगठित करने के लिए किया गया था। इसने बंगाल में जमींदार प्रथा को समाप्त कर दिया था, तो ये गलत है। ठीक है, तो इस विद्रोह के परिणामस्वरूप जमींदारी व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन नहीं हुआ था। इसके बजाय इसने कुछ कानूनी सुधारों को प्रेरित किया, जैसे 1885 का बंगाल काश्तकारी अधिनियम, जिसका उद्देश्य जमींदारों और काश्तकारों दोनों के अधिकारों को स्पष्ट करना था, लेकिन इसने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त नहीं किया था। तो केवल एक सही है। 1879 के कृषक राहत अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। इसे दक्कन दंगा जांच समिति के निष्कर्षों के बाद पारित किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को ऋण चुकाने में विफल रहने पर गिरफ्तार होने या कैद होने से बचाना था। एक सही है, दो सही है, दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो, तो दोनों ही बातें सही हैं। दक्कन किसान कृषक, ठीक है। 1875 का दक्कन विद्रोह पश्चिम भारत के दक्कन क्षेत्र में साहूकार और जमींदारों के दमनकारी नीतियों के विरुद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, और इसी में सब हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में इस कथनों में से कौन सा 18वीं और 19वीं सदी के भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु उठाए गए कदमों के प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इन सुधारों में समाज के सभी वर्गों में महिलाओं की स्थिति में तत्काल व्यापक सुधार हुआ। इन सुधारों का लाभ समाज के कुछ वर्ग, विशेष रूप से उच्च और मध्यम वर्गों तक ही सीमित था। इस अवधि के दौरान भारत में महिलाओं के जीवन पर कोई सुधारों का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। ये सुधार मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा संचालित थे और उन्हें भारतीय समाज सुधार का प्रमुख बहुत कम समर्थन प्राप्त था। तो ये भी सही है, इन सुधारों का लाभ समाज के कुछ वर्गों, विशेष रूप से उच्च और मध्यम वर्गों तक सीमित था। 27 निम्नलिखित परिच्छेदों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के केरल के समाज सुधारक थे। उन्होंने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के विचार का समर्थन किया और याजावर समुदाय के उत्थान की दिशा में कार्य किया। उन्होंने मंदिरों, स्कूलों की स्थापना की जो सभी के लिए खुले थे। इस क्षेत्र में कठोर जातिवाद पदानुक्रम को चुनौती दी। उनकी शिक्षाओं ने ऐसे आंदोलन को प्रेरित किया जिसने केरल में सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपर्युक्त परिच्छेद जो है निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है? बेहराम जी ए मालाबारी, ज्योतिबा फुले, श्री नारायण गुरु या ईवी रामास्वामी पेरियार? कौन थे? तो वह थे श्री नारायण गुरु। तो वह लंबे समय तक समाजवादी मतलब सामाजिक पदानुक्रम के नियंत्रित करने वाले कट्टर जाति व्यवस्था के निम्न जातियों एवं वंचित जनसंख्या के प्रति भेदभाव को बनाए रखे तथा उनकी गतिशीलता को सीमित किया। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर कौन सी सर्वप्रथम घटित हुई थी? शशिपदा बनर्जी ने भारत संजीवी नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे की हड़ताल। नारायण मेघाजी लोखंडे द्वारा बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना। सोहराबाजी
शाहपुरजी बंगाली द्वारा बम्बई विधान परिषद में श्रम स्थितियों में सुधार के लिए विधेयक पारित करने का प्रयास। तो ये पहला था, ये पहले हुआ था। तो ये शशिपदा बनर्जी वाला ये हुआ था 1870 को, 1870। और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर का 1899 में हुआ था रेलवे हड़ताल। और ये था नराड़ मेघाजी लोखंडे द्वारा बम्बई मिल एंड एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1880 में। और ये क्या है? ये है सोराबाजी शाहपुरजी बंगाली द्वारा बम्बई विधान परिषद में श्रम स्थितियों में सुधार के लिए विधेयक पारित किया गया था। ये हुआ था 1878 में। तो सबसे पहले तो ये वो था शशिपदा वाला 1870 में, तो यही पहला सही है। 29 है। 19वीं सदी के प्रारंभ में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के अब आरंभिक प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इन पहलों को संगठित श्रमिक आंदोलन का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण विधायी सुधार हुए। ज्यादातर प्रयास अलग-अलग विशिष्ट स्थानीय शिकायतों पर केंद्रित रहे तथा श्रमिक अधिकारों के प्रति उनमें समेकित दृष्टिकोण का अभाव था। परोपकारी प्रयास विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में श्रमिकों को संगठित करने में सफल रहे। आरंभिक श्रमिक पहल मुख्यतः श्रमिक कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाई गई सरकारी नीतियों से प्रेरित थी। तो बी है, ज्यादातर प्रयास अलग-अलग विशिष्ट स्थानीय शिकायत पर केंद्रित रहे तथा श्रमिक अधिकारों के प्रति उनके समेकित दृष्टिकोण का अभाव था। आंदोलन है, नेतृत्व है। चुआर विद्रोह है दुर्जन सिंह, संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू, कोंड विद्रोह चक्र बिश्नोई। कौन सा सुमेलित है? ये चुआर विद्रोह हुआ था लगभग 1766 से 1816 तक। ठीक है। और इसका जो था लीडर जो था कौन था? ये दुर्जन सिंह थे, सही है। संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू कान्हू ये हुआ था 1855 से 56 तक। ये तो पता होगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और ये कोंड विद्रोह हुआ था 1837 में। और ये जो है ये कहाँ पर हुआ था? घुमसू क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मानव बलि और कन्या भ्रूण हत्या प्रथाओं पर रोक के प्रयास के विरुद्ध हुआ था ये। और 1837 ठीक है। और लगभग ये ठीक है। तो ये तीनों ही सम्मिलित चक्र बिश्नोई थे यहाँ पे लीडर। चक्र बिश्नोई 1837 से 56 तक थे। 20 वर्ष की अवधि में अंग्रेजों के खिलाफ कोंड विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। तीनों ही सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में पोडो कुमारी और जरा पद है। स्थानांतरित खेती में संबंध स्वदेशी कृषि पद्धतियां, विदेशी प्रदेशों में देवियों को दी जाने वाली पारंपरिक उपाधियां, विभिन्न जनजाति समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले प्राचीन त्योहार, भारत के विभिन्न भागों में प्रयुक्त होने वाले प्राचीन सिक्कों के प्रकार। तो ये है स्थानांतरित खेती से संबंध विदेशी कृषि पद्धतियां। समाचार पत्र जर्नल है, संपादक कौन है? तो यहाँ पर है इंडियन मिरर एम.एन. सेन, वॉइस ऑफ इंडिया जी सुब्रमण्यम अय्यर, एडवोकेट है जी.पी. वर्मा, सुधारक है गोपाल कृष्ण गोखले। तो पहला सुमेलित है इंडियन मिरर है एन सेन का, सही है। और ये है वॉइस ऑफ इंडिया, ये जी सुब्रमण्यम का है। तो दादा भाई नरोजी का, ना कि इनका, गलत है। एडवोकेट किसका है? एडवोकेट जो है इन्हीं का है, जी.पी. वर्मा का। और सुधारक किसका है? सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का, सही है। तो 3 सुमेलित हैं, ऑप्शन सी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के संदर्भ में दौरान सिविल सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जिला कलेक्टर कार्यालय का गठन पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने जिला कलेक्टर की मजिस्ट्रियल शक्तियों को बहाल एवं पुनर्जीवित किया, जिन्हें लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा समाप्त कर दिया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1806 में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज के स्थान पर लंदन में हैलीबरी कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये डी है। इसमें 1806 में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज के स्थान पर लंदन में हैलीबरी कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है
चार्टर अधिनियम 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर प्रावधान पर विचार करना है। इसने ब्रिटिश निजी व्यापारियों को भारत में प्रवेश की अनुमति मिल गई। चीन और चाय के व्यापार पर कंपनी के अधिकार की समाप्ति, ईसाई मिशनरियों को भारत आने और अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई। तो इस पहला सही है, इसने ब्रिटिश निजी व्यापारियों को भारत में प्रवेश की अनुमति मिल गई, सही है। चीन और चाय के व्यापार कंपनी के अधिकार की समाप्ति, तो ये 1833 में हुआ था। और ईसाई मिशनरी को भारत आने और अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई थी, तो ये सही है। 1 and 3। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में दासों की स्थिति में सुधार लाने तथा अंततः दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान शामिल था? 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट या भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ये हुआ था 1833 के चार्टर में। औद्योगिक क्रांति के कारण ग्रेट ब्रिटेन में बहुत से परिवर्तन की पृष्ठभूमि सामने आई थी। औद्योगिक उद्यमों के प्रति सरकार की अधिवृत्ति के सिद्धांत के रूप में हस्तक्षेप की नीति को स्वीकार किया गया था। किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ की भूमिका सहित दोहरी शक्तियां प्रदान की, जिसमें उसे परिषद के निर्णयों को निरस्त करने की अनुमति मिली? यह शक्ति बाद में सभी गवर्नर जनरल को प्रदान की गई, 1813 के एक्ट में या 1833 या 1786 या 1793? तो ये हुआ था 1786 अधिनियम में। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों की शक्तियां अपने पास रखना चाहता था और नए अधिनियम में इस मांग को स्वीकार कर लिया और उन्हें यह शक्ति प्रदान की गई। कॉर्नवालिस को परिषद के निर्णय को निरस्त करने की अनुमति दी गई और शर्तें कि वह उस निर्णय की जिम्मेदारी स्वयं ले। नेक्स्ट है, भारत में 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित घटना पर कालक्रम में प्रस्तुत कीजिए। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट, कब आई थी? ठीक है। यूरोपीय अव्रजन भारत में संपत्ति के अधिग्रहण पर प्रतिबंध की समाप्ति, तो ये कब हुई थी, ये बताइए। और भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत, तो रेगुलेटिंग एक्ट तो पहले आया था। उसके बाद भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई थी। फिर यूरोपीय अव्रजन भारत में संपत्ति के अधिग्रहण पर प्रतिबंध की समाप्ति हुई थी। ये हो जाएगा 1, 2, 3, सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रियासतों पर विचार करें, संबलपुर, जयपुर, उदयपुर, नागपुर। उपरोक्त राज्यों में से कितने को ब्रिटिश सरकार ने व्यापकगत नीति के तहत अपने अधीन कर लिया? तो पहला है सही, संबलपुर को किया था। दूसरे को ब्रिटिश संबंध जयपुर को नहीं किया था और उदयपुर को किया था, नागपुर को भी किया था। 3 सही है, ऑप्शन सही। 39 है, महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य में प्रमुख योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने यूरोपीय शैली के सैन्य प्रशिक्षण और संगठन को शामिल करके सिख सेना का आधुनिकीकरण किया। उन्होंने सभी समुदायों की धार्मिक संस्थाओं पर समर्थन करने एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य को बनाए रखा। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल के दौरान हुआ था। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, कोई सही नहीं। ये है, पहला जो है वो सही है। उन्होंने यूरोपीय शैली के सैन्य प्रशिक्षण संगठन को शामिल करके सिख सेना का आधुनिकीकरण किया था। दूसरा भी सही है, उन्होंने सभी समुदाय की धार्मिक संस्थाओं का समर्थन करने के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य को बनाए रखा। और तीसरा गलत है, क्योंकि 17 ये तो 5वें गुरु ने करवाया था ना, अर्जुन देव ने करवाया था ना स्वर्ण मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या सही है? 1 मिनट, 2 सही है, बी। आंग्ल अफगान युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध अंग्रेजों की करारी हार के साथ समाप्त हो गई। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध गंडमक की संधि के साथ समाप्त हुई, जिसमें अफगानिस्तान एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध में
के परिणामस्वरूप अफगानिस्तान को ब्रिटिश नियंत्रण में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1-2 सही है, 2-3 सही है, 1-3 सही है, 2-3 सही है। तो पहला सही है, प्रथम आंग्ल-अफगान युद्ध अंग्रेजों की करारी हार के साथ समाप्त हो गया। और द्वितीय आंग्ल-अफगान युद्ध गंडमक की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसमें अफगानिस्तान एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य बना। तो दूसरा गलत है, इसमें अफगानिस्तान को ब्रिटिश संरक्षित राज्य में नहीं बदला गया था। और तृतीय आंग्ल-अफगान युद्ध के परिणामस्वरूप अफगानिस्तान को ब्रिटिश नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। ये सही है। तो 1 एंड 3 सही है, ऑप्शन सी। वारेन हेस्टिंग की रिंग फेंस नीति का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन निर्मित करना, भारतीय क्षेत्रों पर अस्थायी ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करना, आर्थिक साधनों के माध्यम से भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में एकीकृत करना, भारतीय राज्यों के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों के साथ गठबंधन को बढ़ावा देना। तो पहला सही है, कंपनी सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन निर्मित करना। भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम आंग्ल-बर्मा युद्ध के बाद हस्ताक्षरित यादम्बो की संधि के परिणामस्वरूप असम और मणिपुर पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। सुगौली की संधि, जिसने आंग्ल-नेपाल युद्ध को समाप्त कर दिया, के परिणामस्वरूप नेपाल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बड़ा क्षेत्र सौंप दिया। ये दोनों ही बातें सही हैं। अमृतसर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये संधि महाराजा रणजीत सिंह, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के बीच हस्ताक्षरित हुई। क्या पहला सही है? तो गलत है। ये महाराजा रणजीत सिंह और गवर्नर लॉर्ड मिंटो के अधीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्ल्स थियस सॉफ्टकेल मेटलकॉक ने समझौता के बीच मित्रता को दर्शाता है। गलत है। इसने शामिल एक धारा के तहत अंग्रेज अपने हितों की रक्षा के लिए लाहौर में अपनी सेना तैनात कर सकते थे। तो ये गलत है, क्योंकि इस संधि में अंग्रेज को लाहौर या सिख साम्राज्य के किसी अन्य हिस्से पर अपनी सेना तैनात करने की अनुमति नहीं थी। इसने सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह का संप्रभुता को मान्यता दी तथा ब्रिटिश क्षेत्रों के साथ इनकी सीमा को निर्धारित किया। ये सही है। तो 2 गलत ही पूछा है, कौन सा गलत है, मतलब सही नहीं है। तो 1-2 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के राजनीतिक विखंडन और 3 स्वतंत्र राज्यों के गठन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर दिया। और दूसरा एक है कथन, मुगल केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने से मराठों और सिखों जैसे क्षेत्रीय शक्तियों को अपना प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर मिला, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप और अधिक अस्थिरता पैदा हो गई। कौन सा कथन सही? कथन का 1, कथन 2 दोनों सही है। कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1, 2 दोनों सही है, लेकिन कथन 2 1 की व्याख्या नहीं करता। 1 सही है, दूसरा कथन गलत है। 1 गलत है, दूसरा कथन सही है। तो देखिए, दोनों ही बातें तो सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह युद्ध मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। तो ये पहला सही है। और युद्ध के दौरान मराठों को जाटों और राजपूतों का समर्थन प्राप्त था। तो इसमें था मराठों जाटों का नहीं। तो ये गलत है। ये तो तटस्थ बने थे, ये तो लड़े नहीं थे, तटस्थ थे। पानीपत की हार के कारण उत्तर भारत में मराठा शक्ति का पतन हो गया। तो ये सही है। तो 1 एंड 3 सही है, ऑप्शन सही। 50 क्वेश्चन हम करेंगे। यह है 46। अवध के नवाब हैं, उनका योगदान या उनके शासनकाल के दौरान घटनाएं हैं। शुजाउद्दौला अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया था। और दूसरा है सफदरजंग, राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया। वाजिद अली शाह 1856 के अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था। कौन सा युग्म सम्मिलित है? पहला तो सही है, शुजाउद्दौला वाला, इसके साथ ही इलाहाबाद की संधि हुई थी ना। कौन से युद्ध के बाद बताइए मुझे। 1854, 1775 बक्सर का युद्ध हुआ था ना। उसके बाद है सफदरजंग। तो ये क्या है? राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। इसने ऐसा कुछ नहीं था इसके बारे में। ये गलत है। और ये जो है वाजिद अली शाह, यह 1856 के अंग्रेजों द्वारा पदस्थ कर दिया गया था। सही है। तो 1 एंड 3 सही है, बी।
कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौथे मुख्य रूप से मराठों द्वारा मतलब चौथा जो था मुख्य रूप से मराठों द्वारा उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण बाहर के क्षेत्रों पर लगाया जाने वाला एक कर था जो राजस्व का 1/4 होता था। सही है। सरदेशमुखी राजस्व पर 10% का एक अतिरिक्त कर था जिसे मराठा शासकों का वंशानुगत अधिकार माना जाता है। ये भी सही है, तो ऑप्शन सी है जाएगा। 48 क्षेत्रीय राज्य संस्थापक है। अवध है, सादत खां, हैदराबाद है, निजाम उल मुल्क, आसफ जाह, बंगाल है, अलीवर्दी खां। एक सही, दो सुनहरी से, 3 है, कोई नहीं। तो पहला सही है, अवध का सादत खां था। दूसरा जो है हैदराबाद का कौन था? निजाम उल मुल्क और आसफ जाह प्रथम। और बंगाल का अलीवर्दी खां था। बंगाल का कौन था? मुर्शिद कुली खां था ना, वो गलत है। तो 2 सुनहरे थे बी। ग्रेट योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। इसका उद्देश्य पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कपड़ा श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। भारतीय वस्त्र उद्योग में जैविक कपास का उत्पादन बढ़ाने की एक योजना है। तो बी है, इसका उद्देश्य तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए है। ये है लास्ट क्वेश्चन। ये है रामसर स्थल है राज्य, तवा जलाशय महाराष्ट्र में है, नंजरायन झील कर्नाटक में, कांजुवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। कितने युग में सुमेलित है? ये जो है तवा जलाशय कहाँ पर है बताइए? मध्य प्रदेश में है, ना कि महाराष्ट्र में है। नंजरायण झील कहाँ पर है? नंजरायण झील जो है तमिलनाडु में है, तिरुप्पुर जिला तमिलनाडु में है। ये भी गलत है। और उसके बाद है कांजुवेली पक्षी अभ्यारण्य, ये जो है ये विल्लुपुरम जिला तमिलनाडु में सही है। केवल एक ही सम्मिलित है ये। तो 50 क्वेश्चन हो गया, बाकी हम सेकेंड पार्ट में 50 क्वेश्चन और कर लेंगे और हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हिस्ट्री पढ़ लिया तो इस तरह से अपना रिविजन करिए और टेस्ट खुद को चेकअप करिए कितना आपका सही है कितना गलत है। तो वीडियो अगर पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।